जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस अजमेर पर। दोस्तों, हम पिछली कक्षाओं में फिजिक्स के काफी क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। आज इसी कड़ी को हम आगे रखते हुए, निरंतर जारी रखते हुए आगे श्रृंखला की ओर बढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्य, ऊर्जा, शक्ति। इनके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए छांट के लेके आया हूं और वादा करता हूं आपसे, इन 20 क्वेश्चन को कर लिया आपने तो इस चैप्टर में से भी कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा आपके अग्निवीर ऑनलाइन एग्जाम में। तो मिलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बिना समय को व्यर्थ करते हुए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए पूरे 25 पैसे की नारंगी की गोली के लिए, ध्यान से देखना। ध्वनि ऊर्जा को, क्वेश्चन है आपका, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है? कौन किस में किसको कन्वर्ट कर रहा है? ध्वनि ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहा है? वैद्युत ऊर्जा में। मतलब ध्वनि किस में कन्वर्ट हो रही है? वैद्युत ऊर्जा में। पहला ऑप्शन है एम्पलीफायर। ठीक है, एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफायर आवाज को बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है? आवाज को बढ़ाने का काम करता है। जब एम्पलीफायर विद्युत से कनेक्ट होता है तो वो ध्वनि को बढ़ाने का काम करता है। अरे एम्पलीफायर वो डब्बा सा होता है जिसका अपन प्लग लगाते हैं विद्युत में, फिर वो आवाज को बढ़ाता है ना। एम्पलीफायर क्या करता है? आवाज को बढ़ाता है। तो वो तो क्या कर रहा है? विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, यानी बढ़ा रहा है उसको। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जिसको कहा जाता है माइक, है ना, हमारा जो माइक होता है माइक्रोफोन, जिसको माइक भी कहते हैं अपन, माइक, वो क्या काम करता है? देखिए, माइक में हम बोलते हैं सबसे पहले, है ना। माइक में अपन क्या करते हैं? बोलते हैं, तो ध्वनि देते हैं, फिर वो आवाज आपके पास क्या होती है? तेज हो जाती है। किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा, क्योंकि माइक को विद्युत से कनेक्ट करना पड़ता है, बिजली से कनेक्ट करना पड़ता है। तो ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कन्वर्ट करता है? आपके माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है। आपका आंसर है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो माइक्रोफोन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक बात और, मैं ये सारी पीडीएफ आपके लिए शेयर करवा दूंगा। अभी ये पीडीएफ का पूरा अच्छा तरीके से बंच तैयार हो रहा है पूरा। मैं एक साथ आपको 15 दिन पहले, एग्जाम के 10-15 दिन पहले ये अपलोड करवा दूंगा आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब के ऊपर, जिससे आप इन क्वेश्चंस को एक साथ आसानी से अच्छे से याद कर पाओगे। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इनमें ऐड करके मैं आपको बता दूंगा। तो अभी आप लिख सकते हो या देख सकते हो बस आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इनका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ऊर्जा के जिस रूप से बहने वाले पानी की ऊर्जा का पता चलता है। ऊर्जा के जिस रूप से बहने वाले पानी की ऊर्जा का पता लगता है, यानी पानी बह रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी वो पूछा है आपसे। तो हमें पता है गतिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है। गतिज ऊर्जा की परिभाषा होती है, कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है तो उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी? गतिज ऊर्जा पाई जाएगी। कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है तो उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी? गतिज ऊर्जा पाई जाएगी। तो बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी आपका आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा आपका क्या हो जाएगा? आंसर। और गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा आपको पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के स्क्वायर का गुणनफल, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर आपके क्या होता है? ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है तो उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी? गतिज ऊर्जा पाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक वस्तु की गति दुगनी हो रही है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, एक वस्तु की गति दुगनी हो रही है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या है? तो सर, हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? आपने अभी अभी एक फॉर्मूला बताया था कि भाई गतिज ऊर्जा जो होती है ना, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो मेरे भाई लोगों, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 द्रव्यमान यानी m और वेग का स्क्वायर, है ना, द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है भाई लोगों? ये होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। यानी गतिज ऊर्जा, किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा ये होगी जिसका द्रव्यमान m है और जिसका वेग v है, हाफ mv स्क्वायर। अब आप क्या कर रहे हो? गति दुगनी कर रही है। गति दुगनी मतलब वेग दुगना हो रहा है। अगर वेग दुगना हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। और आपको यह ध्यान रखना है, गतिज ऊर्जा
वेग के गतिज ऊर्जा वेग के स्क्वायर के समानुपाती होती है। यहां से साफ साफ दिख रहा है आपको, यानी आप अगर वेग दुगना करोगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर बोलो 4। इसको मत ले लेना यूज में, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो नियतांक के दोनों, द्रव्यमान और हाफ, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता वस्तु का। अगर पहले जब वस्तु एक गति से चल रही थी तब भी उसका द्रव्यमान m था, अब दुगनी गति से चल रही है तो भी द्रव्यमान m रहेगा। हाफ और m ये दोनों कट जाएंगे अनुपात लेते समय, तो आपकी डायरेक्ट किसके समानुपाती आ जाएगा, ये समानुपाती आ जाएगा आपके पास किसके, ये डायरेक्ट समानुपाती आ जाएगा, गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती आ जाएगी, वेग के स्क्वायर के समानुपाती आ जाएगी। तो अगर वेग दुगना करोगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। अगर आप वेग 4 गुना कर दोगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, यानी गति 4 गुनी कर दोगे या वेग 4 गुना कर दोगे तो आपकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। अगर आपने वेग आधा कर दिया, आपने गति आधी कर दी तो कितनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा, आधे का स्क्वायर कितना होता है, तो आधे का स्क्वायर होता है 1/4, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4, तो 1/4 हो जाएगी। ये क्वेश्चन आर्मी में 1000% पूछे जाते हैं, और आप देख लेना इस बार भी आपके किसी ना किसी शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है। अगर किसी वस्तु की गति या किसी वस्तु का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो बताइए उसकी गतिज ऊर्जा में क्या फर्क पड़ेगा। अरे 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 गुना, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 9 गुना हो जाएगा। क्या आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं, बिल्कुल सर कर पा रहे हैं, तो आंसर हो गया आपका 4 गुना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 124, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा क्या कहलाती है। एक वस्तु है, उस वस्तु की स्थिति के कारण ऊर्जा क्या कहलाएगी, जो उसकी स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण ऊर्जा क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा। और किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा। अब ये मत समझ लेना सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अरे भाई ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आर्मी के अंदर, ध्यान रखना आप, और विभिन्न अलग अलग एग्जामों में पूछे गए, इसलिए मैं लेके आया हूं आपके लिए। तो स्थितिज ऊर्जा आपके डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही होती है तो उसकी कुल ऊर्जा, यानी अगर मान लो एक वस्तु ऊपर से स्वतंत्र रूप से गिराई जाती है। स्वतंत्र रूप से गिरना मतलब क्या होता है, ये देखिए, अगर मैं इसको स्वतंत्र रूप से छोड़ू, बिल्कुल मुक्त रूप से छोड़ू, कोई वेग से नहीं छोड़ू, सिर्फ छोड़ू इसको, तो वस्तु के गिरने तक, जमीन के गिरने तक उसकी कुल ऊर्जा कितनी रहेगी। कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है। इसका आंसर होगा आपके, कुल ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है, यानी स्थिर रहती है। अगर आप किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से छोड़ोगे तो पूरी यात्रा के अंदर जब तक वो जमीन पर गिरेगी उसकी कुल ऊर्जा क्या रहेगी, नियत रहेगी, यानी स्थिर रहेगी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से करना, बहुत ईमानदारी से करना, और आप लोग इस स्तर के क्वेश्चनों को अगर आप कर पाए तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ध्यान रख लेना। अब कई बच्चे मेरे को अभी भी मैसेज करते हैं कि सर अब तो पेपर पहले हो गया, हम नहीं कर पा रहे ऐसे क्वेश्चंस, या इतनी पढ़ाई हम नहीं कर पा रहे। तो मैं उन सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, भाई रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सिर्फ एक चेंज हुआ है, पहले पेपर किया जो आपके बाद में पेपर होता है उसके जगह पहला पेपर किया है। अगर आप पढ़ नहीं सकते थे तो आप बाद में भी पास नहीं हो पाते, और अगर आप पढ़ नहीं सकते हो तो अभी भी पास नहीं हो पाओगे। बस अंतर यह है कि इस बार कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया, क्योंकि जो बच्चे दौड़ नहीं पास कर पाते थे वो भी अब पेपर में बैठेंगे, है ना। तो वो एक बड़ा फैक्टर है जो अंतर रहा है, लेकिन उस चैलेंज को पार करोगे तभी तो आप एक फौजी बनोगे, वरना इतनी आसानी से वर्दी थोड़ी ना मिलेगी आपको, ठीक है। तो जो बच्चे पिछली बार फेल हो चुके हैं, कईयों ने तैयारी करना छोड़ दी, मेरे को बोले सर हमारी उम्र है तो भी हम तैयारी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें पता है हमारा पेपर क्लियर नहीं होगा। अरे आप लोगों ने पहले कैसे सोच लिया, ईमानदारी से मेहनत तो करो, कम से कम दो तो सही, कुछ अपना प्रयास तो दो, तभी तो आप पास हो पाओगे। ऐसे थोड़ा ना पास होते हैं, ठीक है। आपको अगर कुछ करोगे, कुछ थोड़ा बहुत मेहनत करोगे तभी तो हो पाओगे, वरना ऐसे कौन आपको वर्दी दे देगा, ठीक है। तो आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है। जो पहले फेल हो चुके हैं वो ये मत सोचो कि हम पहले पेपर में रह चुके हैं, मेरिट में रह चुके हैं, तो इस बार तो पहले पेपर है तो हम वैसे ही रह जाएंगे।
अरे आप अपना दो तो सही, कुछ अपना 100% तो दो, तभी तो कहा जाता है। ऐसे थोड़ा ना लोग सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो पहले बच्चे फेल हो चुके हैं, मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ वो इस पेपर को अच्छे से करना। आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको पेपर देने जाना है और तैयारी करनी है 1 महीने तक। इस 1 महीने में जी जोड़ के तैयारी करो ताकि आप सफल हो सको। तभी तो एक शायर ने कहा है कि ना थके हैं अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। तो दोस्तों इस सफर को इसी तरीके से जारी रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, बिजली की इकाई है। देखिए बिजली किस में मापी जाती है, ध्यान से सुनना। अपने घर में जो बिल आता है वो किस में आता है? आप बोलते हो हमारे इस बार महीने का बिल आया है 15 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट, जितना ही बोलते हो, यूनिट में मापी जाती है। बिजली हमेशा किस में मापी जाती है? यूनिट में मापी जाती है। तो यूनिट का मतलब क्या है, ध्यान रखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। यूनिट का मतलब होता है, एक यूनिट का मतलब है, एक यूनिट अगर आप बोलते हो तो इसका मतलब है 1 किलो वाट, 1 किलोवाट घंटा। एक यूनिट का मतलब क्या है? 1 किलोवाट घंटा। तो 1 यूनिट का मतलब आप सभी लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा होता है। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा। और 1 यूनिट के अंदर कितने जूल होते हैं ये मैं पहले भी बताया था, एक क्वेश्चन आया था तब, अभी फिर से बता देता हूं। 1 यूनिट के अंदर होते हैं 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। कैसे आए ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको पिछली वीडियोस के अंदर, आप कंठस्थ कर लेना, उस वीडियो में देख लेना अगर आपको कैसे आए उसका आंसर चाहिए तो। 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। कैसे आया था मैं पहले बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आर्मी में पूछे जा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर सर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर डी, 1 किलोवाट घंटा। तो बिजली की इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 127। चलिए 127 क्वेश्चन नंबर, गतिज ऊर्जा को कैसे व्यक्त करते हैं? तो अभी भी बताया मैंने, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गति कर रही है तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर। क्या हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर, यानी 1/2 mv स्क्वायर। ये आपका पहला ऑप्शन है, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। पहले ही बता चुका हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128, उड़ते हुए वायुयान में होती है, उड़ते हुए वायुयान में होती है केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? एक चीज ध्यान रखना, वाहन के इंजन में होती है स्थितिज ऊर्जा। जो एरोप्लेन होता है उसके वाहन में होती है स्थितिज ऊर्जा, उसके इंजन में होती है स्थितिज ऊर्जा। और जो पंखे होते हैं, टरबाइन जो गति करते हैं, उनमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। अरे गति कर रहे हैं ना पंखे, तो कौन सी ऊर्जा हो गई? गतिज ऊर्जा। और उसके इंजन में कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। इसलिए इसका आंसर है स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम 3 से 4 विभिन्न आर्मी भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं आपके सामने लेके आया हूं। रट्टा मारना है, याद रखना है, समझना भी है। समझना कैसे है? इंजन में स्थितिज ऊर्जा, पंखों में गतिज ऊर्जा, तो दोनों ऊर्जा हो गई। अब बच्चे क्या करेंगे? बच्चे इसमें गतिज ऊर्जा आंसर लगा के आएंगे, और सर वाहन तो गति कर रहा है तो गतिज ही होगी। अरे उसके इंजन में भी तो ऊर्जा है, वो कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 129, खिंचे हुए धनुष में संग्रहित ऊर्जा है। आपने देखा होगा धनुष से जो बाण चलाता है व्यक्ति, वो धनुष को पहले खींचता है तभी बाण आगे जाता है। अगर वो धनुष को ढीला छोड़ दे तो क्या बाण आगे जाएगा? क्या नहीं जा पाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खिंचे हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। वो पहले धनुष को खींचता है ताकि उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाए, और उसी स्थितिज ऊर्जा के कारण ही बाण कहां जाता है? आगे जाता है, लक्ष्य पे जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ध्यान रखना, खिंचे हुए धनुष में संग्रहित कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130, स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है। स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है, स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो स्प्रिंग में ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग को आप खींचोगे, है ना, खींचते और फिर वापस छोड़ते ही चल जाती है, तो क्यों जाती है अपनी मूल अवस्था में? स्थितिज ऊर्जा के कारण। कौन सी ऊर्जा के कारण? स्थितिज ऊर्जा के कारण। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लायक है, इसलिए मैं लेके आया हूं। तो स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है डायनेमो, डायनेमो परिवर्तित करता है। अब सर हमें तो डायनेमो नहीं पता क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा मेरी बात। डायनेमो क्या होता है? डायनेमो को कहा जाता है, एक और नाम है इसका, ध्यान रखना, डायनेमो को कहा जाता है विद्युत, डायनेमो को कहा जाता है विद्युत जनित्र। क्या कहा जाता है? विद्युत जनित्र, या इसको कहते हैं जनरेटर। क्या कहते हैं इसको? जनरेटर। अब समझ गए होंगे आप इसका नाम। या इसको कहते हैं इन्वर्टर। अब समझ गए होंगे इसका नाम। अरे ब्याह में जो जनरेटर लगे होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? डायनेमो कहा जाता है। और मैंने बता चुका हूं पिछली वीडियो में, ये जनरेटर क्या करता है, डायनेमो क्या करता है, आप इसमें पहले डीजल डालते हो, तो डीजल डालना रोजमर्रा के काम ये यांत्रिक ऊर्जा के अंदर आते हैं, और बदले में ये क्या करता है? बदले में हमारे जमकुड़ी बजाता है ब्याह में, यानी गाने बजाने का काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी में काम आता है। हमारे शादी में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली किसके कारण आती है? जनरेटर से तो आती है। तो आप पहले उसको यांत्रिक ऊर्जा देते हो, बदले में वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा देता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला साधन कौन है? डायनेमो, यानी विद्युत जनित्र या जनरेटर। इस तरीके से याद करोगे तो आप भूल नहीं पाओगे, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है। क्या करता है जनरेटर? जनरेटर करता है, उसमें पहले अपन डीजल डालते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा हो गई, बदले में हमारे विद्युत ऊर्जा देता है हमारे को, यानी विद्युत चलाने में काम आता है, बिजली चलाने में काम आता है, तो विद्युत ऊर्जा हो गई सीधी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ में घुमाने में किया गया कार्य होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ में घुमा रहे हो, ये एक वृत्ताकार पथ है, एक वस्तु है जो इस वृत्ताकार पथ में घूम रही है, मान लो ये वस्तु है, ये इस वृत्ताकार पथ में घूम रही है, तो किया गया कार्य कितना होगा? तो एक चीज ध्यान रखना, कार्य जो होता है, कार्य होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कार्य जो होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, विस्थापन, अगर कोई वस्तु गोल गोल घूम रही है तो उसका विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर कोई वस्तु गोल चक्कर में घूम रही है तो उसका विस्थापन कितना हो जाएगा? 0। अरे अगर मैं यहां से निकल के 200 किलोमीटर जाके वापस यहीं पे आ गया तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वह, क्योंकि विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। ये तो प्रारंभ में जहां पे था, अंत में भी वापस वहीं पे आ गया, तो विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा 0। तो अगर विस्थापन 0 हो गया तो कार्य भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि किसी भी चीज को 0 से गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृत्ताकार पथ में किया गया कार्य कितना होता है? 0 होता है। आपको ध्यान रखना है, आर्मी में पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, देखिए कार्य बराबर क्या है? अभी अभी बताया फॉर्मूला। कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। पूछा जा सकता है आर्मी में, कोई बड़ी बात नहीं है। इनको बहुत ध्यान से करिएगा इन क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, घड़ी की चाबी में संग्रहित ऊर्जा है ना? चाबी वाली घड़ी जो होती है, अरे चाबी वाली घड़ी कौन सी होती है? आपने देखी होगी अपने दीवार पे जो घड़ी टकी होती है, वो चाबी वाली घड़ी होती है ना? उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। या चाबी वाली गाड़ियां आपने बचपन में देखी होगी, वो चाबी भरते थे, गाड़ी थोड़ी दूर तक जाती थी, फिर चाबी खत्म और गाड़ी खत्म, फिर वापस भरते थे चाबी और फिर गाड़ी थोड़ी दूर तक जाती थी। तो वो गाड़ी किसके कारण दूर तक जाती थी? वो स्थितिज ऊर्जा के कारण जाती थी। उसमें जो संग्रहित स्थितिज ऊर्जा है उसके कारण जाती थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135, बांध के पानी में संग्रहित ऊर्जा है। मुझे बताओ, बांध का पानी शांत होता है या गति करता है? तो आप सभी को पता है बांध का पानी स्थिर होता है, गति नहीं करता। और जो चीज स्थिर है उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी दोस्तों? उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। बिल्कुल गलत। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, विनाश नहीं, ये भी गलत। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता किंतु विनाश हो सकता है, ये भी गलत। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश।
ऊर्जा संरक्षण का मतलब है ना तो आप ऊर्जा को बना सकते हो ना ही ऊर्जा को मिटा सकते हो। तो ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है, सृजन मतलब बनाना, और ना विनाश हो सकता है यानी खत्म करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है ना ऊर्जा को आप बना सकते हो ना ही ऊर्जा को आप नष्ट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली, अरे गोली में तो उड़ती है गतिज ऊर्जा, अगर गोली गति कर रही है गतिज ऊर्जा होगी। चलता हथौड़ा, चलता है हथौड़ा चल रहा है तो गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा होगी। बहता हुआ पानी, अरे बहते हुए पानी में तो गतिज ऊर्जा होगी क्योंकि पानी गति कर रहा है। खिंचा हुआ धनुष, अभी अभी पढ़ा अपन ने, खिंचे हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138, एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? देखिए शक्ति का व्यवहारिक मात्रक होता है हॉर्स पावर। शक्ति जो होता है, शक्ति का व्यवहारिक मात्रक कौन होता है? हॉर्स पावर। आपने अपने घर में मोटरों के पीछे लिखा हुआ देखा होगा 50 HP 60 HP, इसको अश्व शक्ति कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं इसको? इस हॉर्स पावर को कहते हैं अश्व शक्ति। हिंदी में क्या कहते हैं? अश्व शक्ति। ये मोटरों के पीछे मार्किंग करी हुई होती है 50 HP 60 HP, तो हॉर्स पावर को हिंदी में अश्व शक्ति कहा जाता है। और एक हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? 746 वॉट के बराबर होती है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए बी आपका सही हो जाएगा। 746 वॉट। ना जाने कम से कम 10 बार आर्मी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 746 वॉट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पता होता है, नहीं होता तो आप याद रख लेना, कोई समझने वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, कार्य होता है, कार्य होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उपरोक्त सभी। देखिए कार्य 3 प्रकार का होता है। धनात्मक कार्य, अगर मैं किसी संदूक को उठाकर लेके जाता हूं एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो कैसा कार्य हो जाएगा? धनात्मक। दूसरा कार्य है शून्य कार्य। अगर मैंने अभी बताया था किसी वर्ताकार पथ में किसी वस्तु घुमाया जाए, अगर मैं कहीं पे जहां पे वस्तु पहले थी वापस वहीं पे आ जाए तो कार्य कितना हो जाएगा? शून्य। ऋणात्मक कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक कार्य ऐसे होता है, अगर आप कभी फिसल पट्टी पे फिसले हो, है ना, फिसल पट्टी पे, वो फिसल पट्टी नहीं जो अपने घर में होती है जबरदस्ती फिसलना पड़ता है, ओरिजिनल वाली फिसल पट्टी है ना जो पार्क में लगी होती है, मेलों में आती है, उसमें फिसलने की जगह अगर आप चढ़ने का प्रयास करो तो आप देखना क्या होता है। आप जब चढ़ने का प्रयास करते हो तो ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हो लेकिन गिरते कहां हो? नीचे की तरफ गिरते हो। तो बल आप आगे लगा रहे हो लेकिन विस्थापन कहां हो रहा है? पीछे की तरफ हो रहा है। तो ये ऐसा कार्य क्या कहलाएगा? ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। तो कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। लास्ट क्वेश्चन है, एक कुली सर पर बंदूक लेकर, मिलेनियम क्वेश्चन है ये, 10 स्टार दे दो आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कुली सर पर संदूक लेकर, बंदूक नहीं, प्लेटफॉर्म पर कुछ दूरी तक चलता है, किया गया कार्य होगा। अगर कोई कुली अपने सर पर संदूक लेकर, है ना, चलता है कुछ दूरी तक तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन और बल के बीच में कोण 90 डिग्री होगा तो कार्य शून्य होगा। आपको इतनी बात में नहीं जाना, आप तो सीधा ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आए तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। लेकिन बेटा ये फिजिक्स के अंदर ही है। आप किसी व्यवहार, मान लो आप रेलवे स्टेशन पे जाओ और आपके पास संदूक पड़े और बोला एक कुली इधर आ, है ना, कुली आया, बोले उठा इसको और लेके चल उस दूसरे प्लेटफॉर्म तक, लेके चल गए, लेके गया और बोल, वो जब हाथ में उठाने लगा तो उसको बोला नहीं नहीं हाथ में नहीं उठाना, इनको सर पे रखना है, इसमें कीमती चीज है। तो उसने सोचा यार मैं सर पे रख लूंगा, मेरे क्या दिक्कत है, मेरे को तो पैसे मिलने हैं। वो सर पे लेके गया, दूसरे प्लेटफॉर्म पे उतार गया। वहां पे आप गए, कुली ने बोला उतार दिया सामान, बोले पैसे। तो आपने बोला किस चीज के पैसे? बोले पैसे दो, मैं सामान लेके आया हूँ आपका। तो बोले हमारे सर ने तो बताया तूने कोई कार्य ही नहीं किया, तेरा तो शून्य कार्य है। अगर कोई पुलिस सर पर संदूक लेके कुछ दूरी तक चलता है तो किया गया कार्य कितना होगा? शून्य होगा। तो बेटा वो फिर आपका कार्य शून्य कर देंगे, पूरा उनकी एक यूनियन होती है, ठीक है, तो फिर वो आपका कार्य शून्य कर देगी। इसलिए वो व्यवहार में, व्यवहारिक चीजें में ये कार्य शून्य नहीं माना जाता, लेकिन फिजिक्स में ये कार्य क्या माना जाएगा? शून्य। हाँ, अगर सर के अलावा और कहीं भी लेके जा रहा है संदूक तो किया गया कार्य क्या होगा? आपका धनात्मक होगा। लेकिन सर पे रख के चल रहा है तो किया गया कार्य कितना होगा? शून्य होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में सवाल पूछा जाता है। तो ये आपके थे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, छोटा सा चैप्टर था लेकिन 20 क्वेश्चन फिर भी मैं आपके लिए छांट के लाया हूं। इनसे बाहर किसी कीमत पे नहीं जाएगा।
तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है एक्स्ट्रा इधर उधर थ्योरी पढ़ने में। अभी आप इन क्वेश्चंस को कर लो, आपका काम हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ लास्ट तक आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा मैं, आपके एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इनमें से। ठीक है दोस्तों, 140 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं और भी मैं आपके लिए लेते आऊंगा और वीडियोस के अंदर। तो मिलते हैं दोस्तों आगे की वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी का फिर से आभार, आपने हमारे चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर्स पूरे किए हैं और इसी तरीके से आपसे आशा है कि आप इस चैनल को आगे इसी तरीके से बढ़ाओगे। और जो भी जरूरतमंद लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं फ्री के अंदर और अच्छा कंटेंट लेना चाहते हैं, उन तक ये कंटेंट जरूर पहुंचाओगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।